नमस्कार, जय हिंद। आज एक और नई कहानी को लेकर मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो पेश है आप सबके सामने एक अच्छी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है 10 साल के लंबे इंतज़ार के बाद आज ये खुशी सुनंदा और विनोद को मिल गई। इस खुशी के लिए सुनंदा और विनोद ने हर संभव असंभव प्रयास किए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब दूर जाकर माथा टेका, प्रार्थना की, मन्नतें मांगी। पंडित, ज्योतिषी सभी के हाथ जोड़े, डॉक्टर, वैद्य, झाड़ फूंक सब तरह का इलाज करवाया। जिसने जो कहा उन्होंने वो किया। आखिर भगवान ने उनकी सुन ली। प्रार्थनाओं का फल आज उन्हें मिल ही गया। अपनी नन्ही परी को गोद में लेकर सुनंदा और विनोद खुशी से झूम उठे। आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इतनी खूबसूरत बेटी को पाकर वो धन्य हो गए थे। ईश्वर ने उनकी झोली खुशियों से भर दी थी। साधारण आमदनी होने के बाद भी दोनों ने अपनी बेटी को लाड़ प्यार से पाला, उसकी हर फरमाइश को पूरी की। खुद आधा पेट खाना खाकर अपनी लाड़ो सालू को उसकी मनपसंद महंगी महंगी चीज़ें खरीद कर खिलाई, लेकर आए। एक से बढ़कर एक सुंदर ड्रेस, खिलौने, सब कुछ अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर अपनी बेटी की हर इच्छा को पूरा किया। घर आंगन में खेलती उछलती सालू धीरे धीरे बड़ी होने लगी। स्कूल की पढ़ाई पूरी कर कॉलेज में पहुंच गई। कॉलेज में पहुंचने के बाद कुछ समय बाद ही खूबसूरत फैशनेबल सालू को अमित नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। अमित खूबसूरत, स्मार्ट नौजवान था। रोज़ नई नई गाड़ियों में आता और सालू को घुमाने ले जाता। अब सालू को अमित के बिना अच्छा नहीं लगता था। सालू ने अमित को अपने मम्मी पापा से मिलवाया और कहा, मुझे अमित से प्यार हो गया है, हम दोनों शादी कर रहे हैं। अपनी बेटी की हर बात मानने वाले सालू के मम्मी पापा को अमित पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी जिद्दी बेटी को पहली बार डांट कर समझाया। कहा, पहले पढ़ाई अपनी पूरी करो और कुछ बनकर आत्मनिर्भर बनो। अभी तुम्हारी उम्र शादी की नहीं है। तुम अमित के बारे में क्या जानती हो? अमित कौन है, क्या करता है, उसका परिवार कैसा है? पहले हम अमित के बारे में सारी जानकारियाँ निकाल लें, तब तक तुम अपनी पढ़ाई को पूरा करो। सालू को ना सुनने की आदत नहीं थी। उसने दूसरे ही दिन मंदिर में जाकर अमित से शादी कर ली। हफ्ते 10 दिन बाद हनीमून से वापस आते समय सालू ने अमित के कंधे पर सर रखकर पूछा, जानू, तुमने मुझे अभी तक अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ नहीं बताया, कब बताओगे? अमित ने कहा, बस थोड़ी देर में हम अपने घर पहुंच रहे हैं। अमित ने एक ज़ोरदार झटके के साथ गाड़ी को ब्रेक लगाया। सालू ने कहा, क्या कर रहे हो? गाड़ी ठीक से चलाओ ना। अमित बोला, नीचे उतरो, तुम्हारा घर आ गया। सालू ने शर्माते हुए बड़े प्यार से बाहर निकल कर देखा। दूर दूर तक नज़रें दौड़ाई। आश्चर्य से देखते हुए बोली, ये क्या है? झोपड़पट्टी? हम यहाँ क्यों आए? अमित ने कहा, हम अपने घर आ गए हैं। क्यों मजाक कर रहे हो? वैसे ही मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, जल्दी से कुछ ऑर्डर कर दो ना। घर चलकर पहले कुछ खाएंगे, बाद में जिससे मिलवाना हो मिलवाते रहना। अमित बोला, यह मजाक नहीं, मेरा घर है। अच्छा बाबा, पहले तुम अपनी आया से मिलवाना चाहते हो तो ठीक है, मिल लेती हूँ। सालू नीचे उतरकर अपनी नाक पर रुमाल रखते हुए अनमने मन से उबड़ खाबड़ कीचड़ भली गलियों से होती हुई चलने लगी। बोली, तुम्हारे प्यार के कारण एक बार मिल लेती हूँ, बार बार नहीं मिलूँगी। लेकिन सच्चाई कब तक छुपाए छुप सकती है। जल्दी ही उसे पता चल गया कि अमित एक ड्राइवर है और दूसरों की गाड़ियाँ किराए पर चलाता है। उसे अपनी बेवकूफ़ी का परिणाम जल्दी ही समझ आ गया। इसके बाद बर्तन धोते धोते सालू ने अपनी आप बीती मुझे सुनाई। मैं सुनकर एकदम स्तब्ध रह गया। अगले दिन मैंने उससे कहा, तुम तो लिखी पढ़ी थी, तलाक देकर अच्छी नौकरी भी कर सकती थी। सालू बोली, आजकल अच्छी नौकरी मिलना कितना कठिन है, और मेरा तो ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ था। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है। मेरे मम्मी पापा ने कहा, तुम हमारे लिए मर चुकी हो और हम समझ लेंगे कि हमारी कोई औलाद ही नहीं थी। रिश्तेदारों ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। जहाँ भी नौकरी के लिए जाती थी, लोग ललचाई नज़रों से मुझे देखते थे। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मैंने आप जैसे लोगों के यहाँ झाड़ू पोंछा लगाना शुरू काम करती हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी शादी को कितने साल हुए हैं? उसने कहा, 1 साल। मैंने फिर से पूछा, तुम अमित के साथ खुश हो? सालू बोली, नहीं,
अमित को शराब की आदत के कारण उसकी ड्राइवर की नौकरी छूट गई है। अब वो कोई काम नहीं करता है, दिन भर घर में पड़ा रहता है और मेरी मेहनत की कमाई को शराब पीकर उड़ा देता है। मना करने पर गाली गलौज करता है, मारता है। मैं उससे नफ़रत करती हूँ, लेकिन मजबूरी में उसके साथ रह रही हूँ। मैंने फिर से सालू से पूछा, तुम्हारी सर्टिफिकेट और मार्कशीट तुम्हारे पास है क्या? वो बोली, जी मैम। मैंने कहा, कल उन्हें अपने साथ लेकर आना। सालू ने कहा, जी। रात को डिनर के वक्त मैंने अपने पति को सालू की पूरी कहानी बताई और उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा, हम सालू के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने थोड़ी देर बाद फिर पूछा, आपने कुछ बताया नहीं? ये बोले, किस बारे में? वही सालू के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। इनका जवाब था, देखो रागनी, ज़्यादा भावुक बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। और भी बहुत से काम हैं, उन पर ध्यान दो। इन छोटे छोटे लोगों की बातों में नहीं आना है। ये लोग मनगढ़ंत कहानी बनाकर तुम जैसी महिलाओं को बेवकूफ़ बनाकर सहानुभूति बटोरने का काम बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसा बोलकर मेरे पति तो रात को जल्दी सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं सालू के बारे में सोचती रही, ऐसा क्या करूं जिससे सालू का जीवन संवर जाए। दूसरे दिन सालू अपनी मार्कशीट लेकर आई। हर क्लास में उसके नंबर साधारण थे। 10वीं और 12वीं बोर्ड में भी पासिंग नंबर थे। मैंने कहा, तुम्हारे नंबर बहुत कम हैं। वो धीरे से बोली, मैंने कभी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया। मैं तो मौज मस्ती में सारा टाइम निकाल देती थी। परीक्षा के टाइम थोड़ा पढ़कर पास हो जाती थी। मैंने बोली, अच्छा ये बताओ, तुम्हें और कुछ आता है? सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग? उसने ना में सिर हिला दिया। मैंने फिर से पूछा, खाना बनाना तो जानती होगी ना? वो रुआसी होकर बोली, शादी के पहले मैंने कभी एक कप चाय भी नहीं बनाई थी। मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे राजकुमारियों जैसा पाला था, लेकिन मेरी एक भूल ने आज मुझे नौकरानी बना दिया। झाड़ू पोंछा बर्तन करना तो दूर, मेरी माँ ने मुझे कभी जूठे बर्तन भी उठाने नहीं दिए थे। सालू का गला भर आया और वह सिसक कर रो पड़ी। मैंने किसी तरह उसे चुप कराया और उससे कहा, जो हो गया उसे तो अब नहीं बदला जा सकता। हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे भविष्य को हम अच्छा बनाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। कुछ भी हो, हमें हमेशा अपने सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। अब तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा, सब ठीक हो जाएगा। उसके जाने के बाद मैंने फिर सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं जिससे सालू का जीवन संवर जाए। मैंने यह बात अपनी जान पहचान वालों से और सखियों से कही, लेकिन किसी ने कुछ रुचि नहीं दिखाई। हाँ, थोड़ी बहुत सहानुभूति ज़रूर दिखाई। सब तरफ से निराश होने के बाद मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, अब आप ही कुछ कीजिए, मुझे कुछ राह दिखाइए। दूसरे दिन सालू साफ़ सफाई कर रही थी तो स्टोर रूम के एक कोने में सिलाई मशीन देखकर वो बोली, मैम आप कपड़े सिलते हो? मैंने कहा, हाँ, मैंने सिलाई में डिप्लोमा और फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है। पहले बहुत सी डिज़ाइनर ड्रेस बनाई है, लेकिन अब नहीं बनाती हूँ। सालू बोली, मैं भी कभी कभी सिलाई मशीन चलाकर अपने कपड़ों की फिटिंग करती थी। अच्छा, तुम्हें सिलाई मशीन चलाना आता है? मुझे आशा की एक नन्ही सी किरण दिखाई दी। मैंने उससे कहा, क्या तुम पुराने कपड़ों और रेडीमेड कपड़ों की सिलाई में काम करोगी? सालू बोली, पर मुझे सिलाई नहीं आती है। मैं तो ऐसे ही अपनी माँ के निर्देश में ड्रेसों की पर सिलाई करती थी। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ कपड़े देती हूँ, उस पर सिलाई लगाओ। उसने कपड़ों पर बहुत अच्छे से और सफाई के साथ सिलाई लगाई। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें कपड़े सिलाना सिखाऊंगी। अब से तुम रोज़ 2 घंटे कपड़े सिलोगी। ठीक है मैम, मैं करूँगी, कहकर सालू अपने घर चली गई। दूसरे दिन से उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया। मैंने अपनी सोसाइटी और जान पहचान वालों से उसे पुराने और नए रेडीमेड कपड़े दिलवाए। वो बड़ी मेहनत से सभी कपड़ों की सिलाई करने लगी और इसके बाद वह उन कपड़ों को सिलकर घर घर जाकर वो दे आती थी। धीरे धीरे
मैंने उसे लेडीज़ कपड़े बनाना सिखाया। मैं उसे काट कर देती, वो सिल देती थी। धीरे धीरे कपड़े सिलवाने वालों की लाइन लग गई। मैंने बैंक में उसका खाता भी खुलवा दिया। एक एक करके उसने झाड़ू, पोंछा, बर्तन धोना सबका काम छोड़ दिया। अब वो सलवार सूट, ब्लाउज़ और सुंदर सुंदर फ्रॉक बनाने लगी। मैंने अपना एक दुकान खोल दिया और सालू को पार्टनरशिप में काम करने के लिए रख लिया। हमें डिज़ाइनर कपड़ों के बहुत ऑर्डर मिलने लगे। मैंने एक दिन सालू से कहा, अब तुम इस काम में थोड़ा समय निकालकर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा कर लो। उसे भी ये बात अच्छी लगी। उसने पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। साथ ही उसने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कर लिया। सालू अब नए नए डिज़ाइन कपड़ा बनाना सीख गई थी। उसकी अच्छी आमदनी होने लगी थी। उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास जाग गया था। अब अमित की मार और गाली को उसे मुंह तोड़ जवाब देना आ गया था। पहले वो चुपचाप अमित के अत्याचार सहती थी, लेकिन अब वो अमित के उठे हाथ को पकड़कर मड़ोड़ना सीख गई थी। मैंने एक दिन सालू से पूछा, अब तो तुम आत्मनिर्भर हो गई हो। अब तुम अमित को तलाक देकर किसी अच्छे लड़के से दूसरी शादी कर सकती हो। सालू बोली, नहीं मैम, अब मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी। मुझे अब किसी भी पुरुष पर विश्वास नहीं। अगर मेरी किस्मत में पति सुख लिखा होता तो अमित ही अच्छा लड़का होता। यूं छल कपट नहीं करता। रही तलाक की बात, तो मैंने अमित को तलाक नहीं दूंगी, क्योंकि अगर अमित को तलाक दे दिया, वह फिर से किसी लड़की को धोखा देकर शादी कर उसकी ज़िंदगी खराब कर देगा। अब ना तो मैं अमित के साथ रहूंगी और ना उसे तलाक देकर आज़ाद करूंगी। फिर आगे भविष्य में क्या करने का इरादा है, ऐसा मैंने उससे पूछा। सालू बड़े आत्मविश्वास से बोली, मैं इसी काम को विस्तार से बढ़ाकर अपनी एक नई पहचान बनाऊंगी और मेरी जैसी ज़रूरतमंद लड़कियों की मदद करूंगी। जैसे आपने मुझे आत्मविश्वास जगाया, वैसे ही मैं भी किसी किस्मत की मारी लड़कियों को सहारा देकर उसका आत्मविश्वास जागृत करूंगी। बहुत खूब, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। मैं सालू के मम्मी पापा से जाकर मिले और उन्हें बहुत समझाया कि सालू से गलती हो गई है, उसे माफ़ कर दीजिए। सालू अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा है, साथ ही साथ पश्चाताप भी कर रही है। मैंने उनसे कहा कि अगर आपकी कोई मूल्यवान वस्तु कीचड़ में गिर जाए तो क्या करेंगे आप? उन्होंने तुरंत कहा, उसको हम कीचड़ से निकाल कर धोकर साफ करके फिर से रख लेंगे। मैंने कहा, बिल्कुल सही कहा है आपने। सालू भी तो आपकी मूल्यवान बेटी है, वो भी तो दलदल में गिरकर फंस गई है, उसे नहीं निकालेंगे क्या? सुनंदा और विनोद को मेरी बात समझ आ गई। उन्होंने अपनी लाडली बेटी सालू को फिर से अपना लिया। आज सालू का कारोबार बहुत फैल चुका है। अपने मम्मी पापा के साथ रहकर सालू बहुत सी बेसहारा महिलाओं की मदद कर रही है। सालू ने एक संस्था खोली है और उसने अपनी संस्था का नाम रखा है बेसहारों का सहारा। तो दोस्तों, यह रही मेरी एक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? सालू की ज़िंदगी के बारे में आपने क्या सीखा? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हमें सपोर्ट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि हर बार मैं आपके लिए कुछ नई और अच्छी कहानी लेकर आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।